हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश पे स्वागत है सिंटू सर के तरफ से। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th का सेट 3 के ऊपर। और 1 से 2 तक, सेट नंबर 1 से 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेट 3 से, है ना, और इसको भी कंप्लीट करेंगे 1 से 40 तक। इसके बाद जाएंगे सेट 4 पे। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द सेट ए रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that xy belongs to set A and x is greater than y then r is। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक रिलेशन R है, संबंध R है, जो कि समुच्चय A में परिभाषित है। किसमें? सेट A में परिभाषित है। इस तरीके से परिभाषित है कि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो आप देख रहे हैं, इसमें एक्स वाई जो है सेट A से ही हम लोग को लेना है और x जो है y से बड़ा है। देन तब पूछ रहा है कि R कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले आप एक रिलेशन तैयार कीजिए इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहां से जब रिलेशन आप तैयार करेंगे R, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पहले स्थान पे 3 ले लूं और दूसरे स्थान पर 1 ले लूं, तो 3 जो है 1 से बड़ा है, इसको फुलफिल कर रहा है। इसके बाद अगर आप 5 और 1 का लेते हैं तो 5 जो है 1 से बड़ा है, यानी पहला एलिमेंट x जो है y से बड़ा है, तो यहाँ पर 5 1 से बड़ा हो गया। इसके बाद आप लेंगे 7 1, तो 7 1 से बड़ा है। इसके बाद आप क्या लेंगे, तो लेंगे 5 और 3, तो 5 जो है 3 से बड़ा है। इसके बाद आप ले लीजिए 7 और 3, तो 7 जो है 3 से बड़ा है। इसके बाद आप क्या लेंगे, तो 7 और 5 ले लीजिए, तो 7 जो है 5 से बड़ा है। तो इतने हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो है इस रिलेशन में आ गए। तो देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर खुद से रिलेशन बन जाए, है ना, और तो वह जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। और जो सेट यहाँ पर ए रहे, सॉरी, जो एलिमेंट ए रहेगा उस सेट ए में ही होना चाहिए, है ना, जहां से आप ले रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं, देखिए किसी का भी खुद से रिलेशन नहीं है। 1 का 1 से, 3 का 3 से, इसमें है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर ए तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता है, रिफ्लेक्सिव वाला काम यहाँ पर कैंसिल हो गया। क्या यह सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, तो अगर बी का भी रिलेशन ए से हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारा जो रिलेशन होता है वह सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ देखिए 3 का 1 से है, 1 का 3 से इसमें मिलेगा ही नहीं, है ना। 5 का 1 से, 1 का 5 से इसमें नहीं दिखेगा आपको। यानी यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो अब बात आती है ट्रांजिटिव के ऊपर। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा रिलेशन होता है? तो ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन अगर सी से हो जाएगा मेरे भाई, तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो देखिए क्या ऐसा हो रहा है, तो 7 का रिलेशन यहाँ 5 से है, 5 का 3 से है, तो 7 का अगर 3 से हो जाएगा तो काम बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर 7 का 3 से है, यानी यह ट्रांजिटिव हो रहा है। देखिए 5 का 3 से है, 3 का 1 से है, तो 5 का 1 से है, हाँ यहाँ पे है। यानी यह एक ऐसा रिलेशन है जो कि ट्रांजिटिव है। कैसा है? ट्रांजिटिव है। यानी आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है। यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है मेरे भाई। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ए बराबर यह एक सेट दिया हुआ है एंड आर बराबर यहाँ पर एक रिलेशन है जिसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए का ए से है, ए का बी से है, ए का सी से है, फिर बी का सी से है। बी रिलेशन ऑन ए, यह सेट ए पर एक रिलेशन है। देन आर इज, तब आर कैसा होगा मेरे भाई? रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, तो तीनों का खुद से इसमें अगर रिलेशन दिख जाए तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा आर, है ना। तो देखिए ए का तो ए से है, लेकिन बी का बी से इसमें नहीं है, सी का भी सी से रिलेशन इसमें नहीं है, यानी यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव का काम हो गया खत्म। क्या यहां पर यह सिमेट्रिक है? तो ए का बी से है, बी का ए से है, इसमें नहीं है, नहीं ना है। ए का सी से है तो सी का ए से है, नहीं है, यानी यह सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, इसका भी काम खत्म हो गया। ट्रांजिटिव होगा, देखिए ए का है बी से, बी का है सी से, तो ए का है भाई यहां सी से, है ना। देखिए ए का संबंध बी से बना, बी का सी से बना, तो ए का यहां पर सी से है। तो इस कंडीशन में यह जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो आंसर है वह सी नंबर सही है कि यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मेरे भाई मेरे चेला कि द रिलेशन आर इन द सेट ए, है ना, एक रिलेशन आर है एक सेट ए में। कैसा है भाई? तो एक बढ़िया से पढ़ लो एक बार पहले। द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय। बोला जा रहा है कि एक रिलेशन आर है, ठीक है ना, इस सेट ए पर, और यह सेट कैसा सेट है? तो यह एक ऐसा सेट है जिसमें एक कॉलेज के लाइब्रेरी के सारे किताबों का यह सेट है ना। बोला जा रहा है कि इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, एक कॉलेज में लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में जितने भी किताब आते हैं या रखे गए हैं उन सभी का यह सेट ए है, ठीक है। गिवन बाय इस तरीके से है कि r बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेज है। क्या है भाई? सेम नंबर ऑफ पेज हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर x के पास पेज नंबर 1 है तो y के पास भी पेज नंबर 1 है, यानी सेम नंबर ऑफ पेज है। देन रिलेशन इज, तब बोल रहा है कि रिलेशन हमारा जो है वह कैसा रिलेशन होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्या यहां खुद यह रिफ्लेक्सिव होगा भाई? तो देखिए सेम नंबर ऑफ पेज से, तो अगर मान लीजिए कोई एक पेज ले लिए तो उसका खुद से तो रिलेशन बनेगा उस लाइब्रेरी में, है ना। क्या होगा? खुद से रिलेशन बनेगा, यानी यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्या सिमेट्रिक होगा? मान लीजिए एक्स और वाई है, एक्स के पास पेज नंबर 1 है तो वाई के पास भी 1 है, तो y के पास अगर देखो, यानी x का रिलेशन मान लीजिए आपके पास y से है। किससे है? y से, है ना। और इसका पेज 1 है तो इसका भी पेज 1 है, तो इस तरह से y का भी रिलेशन x से बन जाएगा, क्योंकि x का भी पेज 1 होगा, इसका भी पेज 1 होगा, सेम नंबर ऑफ पेज है यहाँ पे, यानी यह सिमेट्रिक रिलेशन है। अब मान लीजिए x का रिलेशन है y से और y का रिलेशन है किससे? z से, है ना। तो क्या x का रिलेशन z से बन जाएगा? तो देखिए x का y से तो y का z से, तो क्या x का रिलेशन z से बनेगा? मान लीजिए इसका पेज नंबर 1 है ना, या इसका पेज नंबर 2 है और इसका भी पेज नंबर 2 है, ठीक। तो अब यहां पर क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ पेज है भाई एक्स वाई का, इसका भी 2 इसका भी 2, तो ए भी बना दिया जेड से रिलेशन, या इसका 2 तो इसका भी 2 हो जाएगा, है ना। तो एक्स और जेड का भी हमारा पेज नंबर सेम होगा। यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि यह रिलेशन जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो भाई जब ट्रांजिटिव है तो ये तीनों रिलेशन हो गया, तो इसको तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ना। देखते हैं भाई ऑप्शन नंबर गलत तो नहीं लिखाया है, देख लेते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर गलती लिखा गया है हमसे, है ना। ऑप्शन नंबर पहला रिफ्लेक्सिव है और दूसरा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है। क्या है भाई? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है। तीसरा है एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें क्या है भाई? इक्विवेलेंस, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन,
और चौथा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए यह एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यानी इसका कहने का अर्थ है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है साहब। कैसा रिलेशन है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी जो है सही ऑप्शन लगाएंगे कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ एफ मैपिंग आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी मैपिंग आर टू आर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फॉग एक्स इज। यहाँ पे क्वेश्चन है भाई कि यहाँ पर एक फंक्शन एफ है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहा है और एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है, और एक और फंक्शन g है और ये भी रियल नंबर से रियल नंबर पे ही मैप कर रहा है और g ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर है। देन तब पूछ रहा है कि यहाँ पर फॉग x का वैल्यू क्या होगा, आप निकाल कर बताइए। किसका वैल्यू भाई? फॉग x का। तो कैसे निकालते हैं भाई, हम लोग इसको सीखे हैं निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आपको फॉग x निकालना है तो यहाँ पर इस कंपोजिशन को हटाने के लिए आप यहाँ एक करली ब्रैकेट है ना, अंदर में जाएगा g ऑफ x। क्लियर? तो हमारे पास अब g ऑफ x बराबर क्या है? g ऑफ x बराबर क्या है देखिए आप। तो g ऑफ x बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यानी f ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब आप ध्यान देंगे f ऑफ x के पास। तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है? x है, यानी f ऑफ x है तो cos x है। तो जब f ऑफ x है तो cos x है, तो इसके x के पास अगर x स्क्वायर आएगा भाई तो यह हो जाएगा cos x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां से फॉग जो निकलेगा फॉग x वह क्या निकलेगा? तो cos x स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मेरे भाई। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द फंक्शन एफ मैपिंग एन टू एन। यहाँ पर एक फंक्शन एफ है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैप कर रहा है। डिफाइंड भाई इस तरीके से यार डिफाइंड है भाई कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x प्लस 4 इज। अब पूछ रहा है कि यह कैसा है? 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्या यह 1 1 है, ऑन टू नहीं है? 1 1 ऑन टू, 1 ऑन टू बट नॉट 1 1 नन ऑफ दिस। यानी यह कैसा फंक्शन है यह निकाल के बताना है कि 1 1 है कि 1 1 ऑन टू दोनों है कि सिर्फ 1 1 है ऑन टू नहीं है, ऑन टू है 1 1 नहीं है। ये हम लोग को चेक करके यहाँ पर ऑप्शन सही करना है। तो आइए ऊपर मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे और इसी जगह मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास f जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यह आपको एक 1 1 फंक्शन ही दिखेगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सेट नेचुरल नंबर का, दूसरा सेट यहाँ पर ए भी नेचुरल नंबर का, है ना। मैपिंग है f से और f ऑफ x बराबर क्या है भाई यहाँ? तो f ऑफ x बराबर है 3x प्लस 4 है। क्या है? 3x प्लस 4 है। इसमें आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर x बराबर 1 लेंगे तो f ऑफ x यानी इसमें जो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा y का वह क्या मिलेगा भाई? तो 7 मिल जाएगा। यानी यहाँ 7 से 1 कनेक्ट हो गया। 2 लेंगे तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। यानी यहाँ से 10 कनेक्ट हो गया, है ना, 2 से। अगर x का वैल्यू आप 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 यानी 13 हो जाएगा। यानी इससे यहाँ एक कनेक्ट हो गया। 4 लेंगे तो यहाँ 4 3 जा 12 प्लस 4 यानी यह 16 हो जाएगा। तो इससे यह कनेक्ट हो गया। इसी तरह से अब देखिए यह 7 से एलिमेंट को यहाँ कनेक्ट कर रहा है तो ऊपर 1 से 6 तक क्या है? छूट रहा है और नीचे बहुत सारे अभी एलिमेंट्स आने बाकी हैं, ऊपर 6 तक है।
तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इसमें एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है दूसरे सेट में, है ना। यानी एक एलिमेंट एक ही से कनेक्ट हो रहा है, इसका डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। और इसमें ऊपर में 1 से 6 तक भाई छूट भी गया है। यानी यह एक ऐसा फंक्शन है जो कि 1 1 है। हम क्या सिखाए हैं भाई आप लोग को कि अगर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बने, है ना, यानी पहले सेट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का दूसरे सेट में डिफरेंट डिफरेंट अगर इमेज बन जाए तो वह एक 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और इसमें ऑन टू कब होता, जब रेंज बराबर कोडोमेन होता। तो यह ऑन टू हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 से 6 तक यहाँ एलिमेंट छूट रहे हैं। और यहाँ देखिए अब 7 आया तो बीच में इसका 8 छूटा, 9 छूटा, 10 पे है, 10 आया तो 11 12 छूटा, 13 पे आया है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें छूट रहे हैं और इसका हर एक अलग अलग इमेज, एलिमेंट्स का अलग अलग इसमें इमेज है। तो यह एक 1 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए सही है कि 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्लियर। तो 5 नंबर यही आपका क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एफ मैपिंग आर टू आर है। एफ जो एक फंक्शन है वह मैप कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। डिफाइंड भाई किस तरीके से डिफाइंड है मेरे भाई, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x + 7। देन एफ इनवर्स इज, तब एफ इनवर्स क्या होगा यह हम लोग को इसमें निकाल के बताना है। तो मेरे भाई मैं बताया हूं आपको पहले भी कि अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ बोथ इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ इनवर्स y हो जाएगा, है ना। इसको आप माइंड में रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे एफ इनवर्स x निकालना है। तो एफ ऑफ x बराबर है हमारे पास 2x + 7 है। तो यहाँ एफ ऑफ x क्या होता है भाई y, तो इसको आप y दे दीजिए और यहाँ 2x + 7। y जो है x के टर्म में, y जो है x के टर्म में होता है, सॉरी एफ ऑफ x यानी y x के टर्म में होता है। तो जो हमारा एफ इनवर्स होगा वो किस टर्म में आएगा, y के टर्म में आएगा, है ना। सिंपल फंक्शन जो है x के टर्म में है और इनवर्स किस में है, y में। यानी यहाँ पर हम लोग y के टर्म में इसको करेंगे। तो यहाँ से 2x अगर आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा y - 7, यानी x बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो y - 7/2 हो जाएगा, है ना। तो x हमारे पास क्या है, तो f इनवर्स y है, f इनवर्स y है। तो f इनवर्स y बराबर हो गया y - 7/2। लेकिन हमारा आंसर जो है x में है, किस में है, x में। यानी यहाँ पर हम लोग y को रिप्लेस कर देंगे ना, किस से, x से। तो रिप्लेस y/x, रिप्लेस y/x, y को x से आप रिप्लेस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका f इनवर्स x बराबर x - 7/2। तो देखिए x - 7/2 आपका यहाँ f इनवर्स निकल के आ गया। तो x - 7/2 जो है वो आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन है भाई, पूरे इजी क्वेश्चन में तो कुछ जान ही नहीं है, कहीं पे दिख ही नहीं रही है उस टाइप का क्वेश्चन अभी तक, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा भाई, tan इनवर्स x नहीं है भाई, x के पास -1 है, tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x, यानी यह हो जाएगा -tan इनवर्स 1। tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, π/4 यानी 45 डिग्री। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, यानी -π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे भाई, क्या है, तो गौर से देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉस क्या है, कॉस है, अंदर में है साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a। इसका वैल्यू क्या होगा, आप निकाल के अपना आंसर सही लगाइए और 1 नंबर अपने झोली में लेकर जाइए।
तो हम लोगों ने पढ़ा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते समय कि जब हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो जाए तो यह π/2 के इक्वल होता है ना। यानी यहाँ का समान और यहाँ का समान सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ देखिए यह बात और यह बात दोनों सेम है, ये भी a है तो ये भी a है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बीच में प्लस है, यानी यहाँ यह हो जाएगा π/2। अब यहाँ cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू मेरे दोस्त क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे भाई, मेरे चेला, मेरे दोस्त, और क्या बोले, क्वेश्चन पे आ भाई। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इच। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, आराम आराम से निकाल के एकदम सही करना है, आराम आराम से, अकबका के नहीं बनाना है, नहीं तो होने से आंसर बिकेगा भक भका के, गलती आंसर बिक देगा ना। तो भाई सही से यहाँ पर पेन यूज कीजिए और सही से अपना आंसर लेकर आइए। तो क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई साहब आपसे पूछा जा रहा है कि बाहर बैठा हुआ है साइन, कौन है भाई, साइन, अंदर में है π/3 माइनस करके साइन इनवर्स -1/2। तो आप यहां पर यूज करेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो भाई जब ऐसा ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर चल जाएगा तो ये माइनस माइनस कर देगा प्लस साइन इनवर्स 1/2 है ना। तो यहां से हो जाएगा साइन, यहां π/3 प्लस में साइन इनवर्स 1/2। तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 है मेरे भाई, तो 30 डिग्री का, यानी 30 को आप लिखेंगे π/6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/6। अब मेरे भाई यहां से इसको एलसीएम वगैरह कर लो, तो एलसीएम आएगा 6, 3 दूना 6, यानी यह होगा 2π प्लस में 6 एकम 6, यह हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यानी यह आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो मिलेगा साइन कितना, 2π और पाई 3π/6, क्या मिलेगा, 3π/6 कटेगा 2 बार में, 3 2 जा 6, यानी यह हो जाएगा साइन π/2। साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू मेरे दोस्त 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी नंबर सही है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। यहां मैं इसको हटा लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए आप लोग, है ना, और थोड़ा अपने से करने का कोशिश कीजिए, हमसे कितना करवाइएगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 10 है कि tan x इज इक्वल टू -√3। tan x बराबर क्या है, -√3 है। देन वैल्यू ऑफ x इज, तब x का वैल्यू क्या होगा। तो साहब इधर आ जाइए आप, यहां से अगर आप देखते हैं तो यह है tan x बराबर किसके बराबर है, tan x बराबर -√3 है। tan x बराबर क्या है, -√3 है। तो यहां से अगर यह tan उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स -√3, है ना। तो tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x, यानी यह हो जाएगा -tan इनवर्स √3। अब यह tan में कितना डिग्री का वैल्यू है भाई, √3, तो यह tan में 60 डिग्री का वैल्यू है। 60 बोले तो π/3, कितना भाई, π/3, और यहाँ माइनस लगा है तो इसमें आप माइनस लगा दीजिए, यानी -π/3 इसका सही आंसर है, सही जवाब है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। क्लियर। चलिए तो अब आप बात कीजिए कि भाई साहब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11,
तो खुद से मेहनत करो यार, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आगे 12th के बाद जरूर तुम्हें जॉब मिल जाए जो तुम सोच रहा है, तुम्हारा गार्जियन जो सोच रहे हैं, जो सपना तेरे साथ लटका हुआ है, उसके हिसाब से काम करो, है ना। मेहनत करने में कमी मत करो, ठीक है, खूब मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि 12th के बाद तुम्हें सफलता बहुत जल्दी हाथ लग जाए और तुम अच्छा जिंदगी जियो, ठीक है ना। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भाई यहाँ पर इस मैट्रिक्स के बराबर यह मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं भाई? 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं? तो पहला कंडीशन होता है ऑर्डर शुड बी इक्वल, उसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए और उसका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हमारा इक्वल होते हैं। यानी यहां पर देखेंगे तो पहला रो के लिए आप पहला रो देखिए, पहले रो में पहला एलिमेंट हमारे पास इसमें है, पहला मैट्रिक्स में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ क्या है? 5 है, क्या है? 5 है। यहाँ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ दूसरे रो में दूसरा स्थान पर है, क्या है? -1 है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ +5 -1 यानी 4, ये कटेगा 2 बार में, तो x का वैल्यू भाई साहब 2 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 2। अब x का वैल्यू आप इसमें 2 रखिएगा तो 2 + y बराबर 5, यानी उधर जाएगा तो 5 - 2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। तो 2,3 ऑप्शन देखिए कहाँ है? 2,3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ ए बराबर यहाँ पर एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। इसमें एलिमेंट्स क्या है? -1 2 3, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ऑर्डर। तो ऑर्डर हम लोग कैसे बताते हैं? तो नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कितने रो हैं भाई? तो यहां पर देखिए इसमें एक ही रो है, क्या है? एक ही रो है, यानी यहाँ 1 बाई कॉलम इसमें कितना है? 1 2 3, यानी 3 कॉलम है, तो 1/3 ऑर्डर हो गया इसका। क्या हो गया? 1/3। तो इसमें 1/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है और यहाँ पे ऑर्डर पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही आंसर है 1/3, है ना। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1/3, यानी इसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है, इसलिए 1/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई क्वेश्चन? कोरोना काल में ऐसे भी बच्चे लोग कम पढ़ रहे हैं और बहुत बच्चे ऐसे हैं ना, बोल रहे हैं भाई फिर से आ जाता रिजल्ट हमारा बन जाता बहुत ज़्यादा 80-85, बना के क्या करेगा तुम रिजल्ट? जब अंदर से खोखला रहेगा भाई तो क्या होगा बाहर जाके। इसलिए भाई ऐसा उम्मीद रखो कि एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम होगा तो तेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा तुम्हें, और तुम मेहनत करो, आगे कुछ जाके अपने ज़िंदगी में कर जाओ और दूसरे के लिए कुछ करके दिखाओ, गरीब के लिए कुछ करके दिखाओ, आए हो धरती पर तो कुछ करके जाओ। आ जाओ, सेट ए है यहाँ पर, ओ सॉरी सेट बोल दिया भाई, सेट पढ़ा रहा हूँ अभी ऑफलाइन क्लास में। सेट रिलेशन फंक्शन है ना, ये सब पढ़ाया जा रहा है। सेट भी किसी किसी क्लास बैच में चल रहा है, इसलिए याद आ गया सेट का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या एलिमेंट्स रखे गए हैं भाई? तो यहाँ 0 1 1 0 ऐसा नंबर है। तब बोल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए? यानी इस मैट्रिक्स को आपको 2 बार गुना कर लेना है आपस में। कितने बार भाई? 2 बार। तो आइए यहाँ है 0 1 1 0, फिर यहाँ 1 क्या है भाई इसमें? 0 1 1 0। मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो सुतलका से उठलका में पारापारी, सुतलका से उठलका में पारापारी मल्टीप्लाई कीजिए।
तो ये भी 2/2 ऑर्डर, ये भी 2/2 ऑर्डर भाई होगा। इसका कॉलम की संख्या और इसका रो की संख्या बराबर है, तो 0 से 0 में करेंगे 0 मिलेंगे आपको, पहला रो से पहले कॉलम में, तो 0 से 0 0, 1 से 1 में करेंगे 1, तो पहला कॉलम में हुआ। अब दूसरा में जाइए, 0 से 1 में करेंगे 0 और 1 से 0 में करेंगे यहां भी, तो 0। अब दूसरे रो से कीजिए पहला कॉलम में, 1 से 0 में 0, 0 से 1 में तो 0, फिर 1 से 1 में 1 प्लस 0 से 0 में 0, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, तो 1 0 0 1, यानी यह आपका सही आंसर है। 1 पहले कॉलम में आया 1 0, दूसरे में आया 0 1, यानी देखिए ऑप्शन नंबर कौन है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन 13 के लिए, है ना। आइए अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज एनी मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ के ए का ट्रांसपोज, है ना। ए यहां पर कोई एक मैट्रिक्स है, तब ट्रांसपोज ऑफ के ए क्या होगा। के इज एनी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो देखो भाई, देखो सिर्फ मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज बनता है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है, ट्रांसपोज होता है तो रो जो है कॉलम बन जाता है और कॉलम जो है रो बन जाता है। लेकिन किसी नंबर का आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि यह 1/3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी यहां पर के जो है एज इट इज बाहर आ जाएगा और यहां पर ए का ट्रांसपोज लग जाएगा, यानी के इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही ऑप्शन है। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आया, डी नंबर आया। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज, भाई साहब मान लीजिए आप कि यह एक ए जो है कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2/2 ही ऑर्डर का है ना। कितने ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। यह कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को और इसके ट्रांसपोज को जब आप ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा भाई, तो यह रिजल्ट हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आप जोड़ के देख लेंगे, अगर नहीं आपको है पता तो मैं दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास यहां है 2 3 4 5, ठीक, प्लस आप कर दिए इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज मतलब पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना लीजिए। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक। 3 और यहाँ 4 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। 4 + 3 यहाँ ये भी 7 हो जाएगा और 5 + 5 10 हो जाएगा। तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, चेक करके देखिए इसको आप। अगर इसका ट्रांसपोज करने पर रिजल्ट यही रहे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ इसका ट्रांसपोज कीजिए, मतलब पहला रो को पहला कॉलम बनाइए, तो 4 7 बन गया। दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाइए, देखिए तो ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। यानी भाई किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, मीन 16, बोला जा रहा है कि ए बराबर यहां पर एक मैट्रिक्स है भाई, जिसमें नंबर क्या रखे गए हैं, तो पहले रो में है 1 2 और दूसरे रो में है 4 2। तब बोल रहा है कि देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2a इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहां से देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए यह है कोई मैट्रिक्स है और ए कोई मैट्रिक्स है और यह n/n ऑर्डर का है और पूछ दिया जाए कि इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए, है ना,
तो यह k जो है बाहर आ जाएगा, जितना ऑर्डर का है k का पावर हो जाएगा, इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। तो यहां बोल रहे हैं कि 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई साहब, तो a हमारे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहां से यह 2 जो है बाहर आएगा और 2 का पावर यहां से 2 चला जाएगा, इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहां हो गया 4, a क्या है तो 1, 4, 2, 2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई साहब, 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, यानी यह लगेगा 4 अंदर में -6 यानी -24 इसका वैल्यू हो जाएगा। किसका, 2a का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन भाई साहब इसका वैल्यू तो यह पूछा नहीं है ना, ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि 2a के बराबर होगा कि 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा कि 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। तो यह भाई साहब क्या इस किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a है ना, यानी यह 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 17 मीन्स 17 बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है ऐसा दिया गया है और उसमें जो वेरिएबल x इन्वॉल्व है उसका वैल्यू क्या होगा वह निकाल के आपको बताना है। तो आइए डिटर्मिनेंट को पहले आप यहाँ से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 रहेगा, माइनस 4 से 5 में करिए या 5 से 4 में तो क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू x से 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 से करेंगे 4 में तो 6 4 जा 24। तो यहाँ क्या बचेगा इधर -18 मीन्स -18 2x स्क्वायर और इधर क्या है भाई -24। तो 2x स्क्वायर बराबर क्या होगा -18, ये इधर जाएगा प्लस में 24 बन जाएगा है ना। तो 2x स्क्वायर बराबर कितना बचेगा भाई साहब 6, तो ये कटेगा 3 बार में यानी x स्क्वायर बराबर 3 हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस √3 होगा, x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस √3, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। किसके ऊपर, 18 के ऊपर। आपको जो जिंदगी मिला है कुछ करने के लिए मिला है, कुछ करो भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि a बराबर यह एक मैट्रिक्स है जो कि n/n ऑर्डर का है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ k a इज इक्वल टू, अभी तो भाई जस्ट मैंने बताया था कि यहां पर अगर k a का डिटर्मिनेंट पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ k a और दिया हुआ मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का है तो यह k बाहर आएगा और k के पावर वह लगेगा ऑर्डर जो दिया है तो n यहां लग जाएगा इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी ऑप्शन नंबर a जो है यहां हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका शीर्ष यहां पर दिया गया है। तो आइए त्रिभुज हमारे पास है, क्या है भाई साहब, तो देखिए इसका वर्टेक्स क्या है, तो पहले यहाँ है 1 0, यहाँ पर है 6 0 और इधर है 4 3 है ना। इसका एरिया बताना है, क्या बताना है, एरिया बताना है। तो चलिए एरिया क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल लो या तो फिर 10th वाला फार्मूला जो आपको याद है उससे निकाल लो, बातें सेम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमें सही करना है ना, कॉपी नहीं लिखना है कि भाई डिटर्मिनेंट ही लगाओ। तो लगा लो 1 1 1, फिर होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x1 1 1 1, x1 क्या है इसमें 1 है, x2 क्या है 6 है, x3 क्या है 4 है। चलिए y1 क्या है 0 है, y2 क्या है यहाँ ये भी 0 है, y3 क्या है तो 3 है। हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं इसको कॉलम नंबर 3 से है ना, क्योंकि इसमें 2 0 बैठा हुआ है तो साइन ये देख लें आप होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस
प्लस माइनस प्लस, यानी यह प्लस के पास बैठा है तो 1/2 बाहर, यहाँ से 3, इसके आमने सामने बंद तो 1 1 1 6 है ना। तो ये क्या दे देगा भाई, इधर तो 1/2 है यहाँ पे और इधर 3, तो यहाँ इसको सॉल्व कीजिए आप। तो यहाँ 6 से 1 में करेंगे तो 6 माइनस 1 से 1 में 1, यानी यह बन जाएगा 1/2, यहाँ 3 और ये देगा 5, यानी 5 दिए 15, 15 बटा में 2, तो 15 का आधा कितना 7.5, यानी 7.5 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको बातें पूरा समझ में आ रही होगी, और कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर हमें बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए है ना कि कहाँ पे आपको दिक्कत है उसको मैं सही करूँगा और आप बताएंगे, तभी हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज हमें क्या पता कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। तो आप कमेंट जरूर करें और कमेंट करके मुझे सुधारने का कोशिश करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बात करेंगे 20 के ऊपर, अभी 19 तक हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि डेल्टा इज इक्वल टू, यह एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एंड कैपिटल ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन। भाई बोल रहा है कि भाई डेल्टा बराबर यह एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, और यहाँ पर जो आपको बड़ा ए आई जे जो ये दिख रहा है, यह छोटा ए आई जे का को फैक्टर है। क्या है भाई, को फैक्टर है। तब बोल रहे हैं किस डेल्टा का वैल्यू इज गिवन, भाई दिया हुआ है, भाई वह क्या होगा, है ना। तो आप बात को यहां पर समझिए, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट को भाई साहब सॉल्व करते हैं तो देखिए, अगर इसको यहां से मैं एक्सपेंड करूं, है ना, अगर कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड करूं तो जिस एलिमेंट को एक्सपेंड करूंगा, जैसे मैं कर रहा हूं एक्सपेंड A11, तो इसके आमने सामने बंद हो जाएगा। तो यहां पर जो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 4 एलिमेंट्स, इसका को फैक्टर होगा जो कि बड़ा ए, और किससे ए भाई होगा, बड़ा ए आएगा को फैक्टर में, बड़ा ए, है ना। और यह A11 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल ए और 11 हो जाएगा, यानी इससे यह मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जिस नंबर का आप यहाँ पर निकालिएगा वो नंबर बाहर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कॉलम नंबर 1 में पहले एलिमेंट का, तो यह बाहर और इसके को फैक्टर से यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इससे यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर A11 छोटा में और फिर इनटू बड़ा में A11, फिर प्लस, अगर इसका आप निकालते हैं तो इसी तरह से ये भी बात आएगा A21 और कैपिटल में A21 प्लस, इसका आप निकालते हैं तो इसका भी यही बात होगा A31 और इसका को फैक्टर इसके आमने सामने बंद तो बचेगा यह 4 एलिमेंट्स, और A31 है तो ये हो जाएगा कैपिटल में A31, यानी ये हो जाएगा A31, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर है। इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट का आंसर निकलता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऐसा जहां होगा वह सही है। तो यहाँ देखिए A11 A21 फिर बड़ा में A21 A31 बड़ा में A31, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है, और सेट 3 का यह हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, है ना, और वहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक सेट 3 का ही। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, और अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें, अपने दोस्तों को बताएं, और मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ इसे ज़रूर कमेंट करके बताएं, है ना। तो चलिए जब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।